हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था पुष्पी पादप में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ये सारी बातें कर चुके थे। फिर हम लोगों ने जो पादप है, पुष्पी आवृत बीजों का जो पुष्प है, ये हम लोगों ने देखा था कि ये आकर्षक अंग है, कैसे है, क्या है, कब काम करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने ये डायग्राम देखा था और मैंने और भी डायग्राम आपको बताया था कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोगों ने बात की थी ये घटना के बारे में, कौन सा मेल वाला पार्ट होता है, कौन सा फीमेल वाला पार्ट होता है। एनसीईआरटी माता ने आपको कुछ काम दिया था, वो आपको करना था, जो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हो, मतलब कमेंट्स करके बता सकते हो। क्लियर, तो आप कमेंट्स ज़्यादा करते ही नहीं हो तो मुझे पता नहीं, तो इसलिए कमेंट्स किया करो ताकि मुझे पता चलते रहे कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो और सिंसियरली अटेंड कर रहे हो। चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने बात की थी कि जो पुंकेसर का मतलब होता है यहाँ पे स्टेमेन। ठीक है, इस और लघु बीजाणुधानी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या होता है? माइक्रो स्पोरेंजियम। इसके बाद जो परागकण है इसको हम लोग लिखते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोलन ग्रेन। तो 1 बाय 1 हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं चित्र 2.2 एनसीईआरटी माता कहती है उसका एक प्रारूपी या एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर के पुंकेसर को 2 भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला एक डंठल भाग होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तो आपको ये एक इम्पोर्टेंट अब बात यहाँ से समझ में आ गई कि जो पुंकेसर है इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, अब 2 भाग कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। दिया है क्या? चलो, तो यहाँ तो इसके बारे में लिखा नहीं है। तो एक ये वाला भाग है जिसको हम लोग लिखते हैं ये, और एनसीईआरटी माता भी कहती है फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट, या इसको कहते हैं हम लोग डंठल तंतु। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डंठल तंतु। इसके बाद जो अंतिम सामान्यतः भाग होता है ये द्विपालिक होता है, क्योंकि ये याद रखना है इसमें 2 पालियाँ होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। तो ये आपको ये याद रखना है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या दलपुंज से जुड़ा रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ये वाला जो भाग है ना इसका, यहाँ पे ये दलपुंज से जुड़ा रहता है। दलपुंज क्या होता है मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा और क्या देखा कि यहाँ पे जो है तंतु का समीपस्थ छोर जो है पुष्प के पुष्पासन या दलपुंज से जुड़ा होता है। और पुष्पासन क्या होता है ये नहीं बताया था मैंने आपको। तो ये हमने बनाया मटका, ये हमने बना लिया परागकोश, वर्तिकाग्र बन गया, और यहाँ पे ये जो है ये पुष्प के भाग हो गए। और ये भाग जहाँ पे व्यवस्थित होते हैं, 4 भाग होते हैं पुष्प के, ये जहाँ पे व्यवस्थित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पुष्पासन या पुष्प दल। क्लियर है? तो ये यहाँ से जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना। कौन सा? तंतु का समीपस्थ भाग या फिर छोर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में अलग अलग हो सकती है, यानी भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर आप 10 पुष्पों की बात करें, प्रत्येक भिन्न प्रजाति को यानी अलग अलग जाति के हो, तो पुष्पों के एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें। स्लाइड यानी पता है ना, वो कांच की स्लाइड होती है जहाँ स्कूल वगैरह में देखी होंगे आपने। तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत विभिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। क्लियर? प्रकृति यानी कि नेचर में बहुत सारे पुष्प है, अलग अलग पुष्पों को आपको एकत्र करना है। पुष्पों का नहीं, उसके क्या है? पुंकेसर को। ठीक है, और स्लाइड पे रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी का जो आकार है वो क्या होता है? भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है, और ये प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानीपूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझाया जा सकता है। तो ये एनसीईआरटी ने हम लोगों को बताया। तो इसमें बस आपको याद रखने वाली बात यही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
कि यहाँ से पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक डंठल यानी कि फिलामेंटस और ये परागकोश। परागकोश कैसा होता है? द्विपालिक, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालिक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बताया, और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, तो ये होते हैं द्विकोष्ठी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कैसे? देखो, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि ये जो है यहाँ पे कितना है, ये जो है द्विपाली है, लेकिन आप इसको ध्यान से यहाँ देखोगे तो प्रत्येक पाली में जो है कुछ ये इस टाइप से संरचना दिखाई देती है। यानी प्रत्येक पाली में ये देखो, प्रत्येक पाली में एक ये और एक ये कोष्ठक होते हैं, एक ये और एक ये कोष्ठक होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4। तो याद रखना यहाँ पे जो है क्या बोला है? द्विपालिक होते हैं। सो 1 मिनट, वाइट पेन तो चलेगा नहीं। तो ये होते हैं द्विपालिक, लेकिन प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, ये याद रखना, अर्थात ये होते हैं द्विकोष्ठी। प्रातः एक अनुलंब खांच प्रवारक, जिसको हम लोग कोष्ठ कहते हैं, को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए आपका इंतजार है। तो एनसीईआरटी माता कहती है आइए, प्रकाश कोश जो 2.3 बा में दिया गया है कि एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा अनेक संयोजन को समझते हैं। संयोजन का मतलब जो बहुत सारी चीज़ आपस में मिली रहती है, संयोग से मिली रहती है, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये क्या हो गया? तो एक परागकोश की द्विपालिक प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यस्त होती है। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी किसी चीज़ को काट के हम लोग जब देखते हैं तो। परागकोश एक 4 दिशी यानी चतुष्कोणीय संरचना है, जिसमें 4 कोणों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है, जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। और यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर पराग पुट्टी यानी पॉलन सैक बन जाती है, और यह अनुलंबतः एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और पराग कणों से ठसाठस भरे रहते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज ऐसी होती है, गाँव वाले आपको पता है, ठसाठस भरी होती है, जैसे बस भरी रहती है ना सवारियों से ठसाठस, वैसी ही ये रहती है। तो ये याद रखना, एनसीईआरटी माता क्या कहना चाह रही है, आपको ये याद रखना है कि जब परागकोश का आप अनुप्रस्थ काट देखोगे तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पहली बात तो ये होगा, यहाँ पे 4 दिशी यानी चतुष्कोणी, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, ये जो है 4 दिशीय ये संरचना कुछ आपको 100 मिनट, ये संरचना आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देंगी। फिर गलत हो गया, यानी पोलियो हो गया उसको, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि यहाँ पे होंगे लघु बीजाणुधानी, ठीक है, यही बताया हमको कि ये द्विकोष्ठी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमको बताया कि यहाँ पे ये जो है परागकोश 4 होते हैं, 4 दिशी होते हैं, और चारों कोने में लघु बीजाणुधानी होते हैं, ठीक है। लघु बीजाणुधानी का मतलब माइक्रो स्पोरेंजियम समाहित रहते हैं, और प्रत्येक पाली में ये 2 होते हैं। तो जैसे कि यहाँ अगर मैं बनाऊँ तो 1 2 3 4, यानी प्रत्येक पाली में कितने? 2 इधर और 2 इधर। लघु बीजाणुधानी, ये याद रखना, लघु बीजाणुधानी कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये चारों दिशा में जो है लघु बीजाणुधानी है। तो ये जो लघु बीजाणुधानी है ना, ये आगे विकसित होकर ये बन जाते हैं पराग पुट्टी या पॉलन सैक। और इस पॉलन सैक की बात करें तो यहाँ लंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं, यानी फैले होते हैं, और वहाँ पे पराग कणों को ये जो है ठसाठस भरे रहते हैं इसमें। तो ये आपको याद रखना है। तो ये बताया गया है कि ये लाइन ऑफ डेहिजेंस, यानी ये लाइन जो है ये आपको बताई गई है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये परागकोश है। सो 1 मिनट। तो ये है परागकोश, जहाँ पे ठसाठस परागकोश कोश है, मतलब परागकोश है जहाँ पे ठसाठस पराग कण भरे हैं। तो ये आपको याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या होती है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो, लघु बीजाणु तो समझ गए, लघु यानी कि माइक्रो। लघु बीजाणुधानी का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है माइक्रो, बीजाणु का मतलब होता है माइक्रो स्पोर्स, ठीक है। और धानी का मतलब होता है माइक्रो स्पोरेंजियम, यानी कि धानी, और धानी का मतलब होता है आवरण। तो इसकी संरचना कैसी होती है ये देख लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है।
यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है। चित्र 2.3 हम लोगों को देखना है। एक होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है एंडोथीसियम, तीसरी होती है मध्य परत और चौथी होती है टेपिटम बाहर की ओर। और ये तीनों परतें जो है संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है तथा परागकोश के स्फुटन में मदद करती है और परागकण अवमुक्त करती है, यानी बाहर निकालने में मदद करती है। सबसे बाहरी आंतरिक परत मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। कई बार क्वेश्चन आया यहाँ से, याद रखना। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से भरी होती है और ये सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटम कोशिका द्विकेंद्रकी बन सकती है? तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट्स बॉक्स में। तो पहले तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट, चलो इसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, फिर समझते हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, ठीक है, परागकोश अपरिपक्व होता है, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है जिसे अपन बीजाणु ऊतक कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा लघु बीजाणुधानी के केंद्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इस बार इसको करते हैं रफ, हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है। और एक अलग पेन से देखते हैं, हम लोग इस पेन से देखते हैं। तो ये याद रखना, ये होता है बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्पोरेंजियम। 1 मिनट, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या कहेंगे? स्पोरोजीनस टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीजाणुजन ऊतक कहाँ आता है? ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ होता है? लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। ये आपको भूलना नहीं है। क्लियर है? चलो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो डायग्राम की एक आवश्यक 1 मिनट, एक आवश्यक परागकोश का अनुप्रस्थ काट हम लोग देख रहे हैं। बा में क्या देखेंगे? भित्ति परतों को प्रदर्शित करते हुए एक लघु बीजाणुधानी कैसे वितरित होता है, फैला होता है, ये याद रखना देखेंगे। और फिर हम लोग स्फुटित परागकण देखेंगे। चलो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब ये 4 लेयर देख रहे हो जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो एक तो होता है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो 4 लेयर इसकी। तो ये तो मध्य परत हो गई, ठीक है। ये सबसे बाहरी लेयर टेपेटम, ये होता है एंडोथीसियम, और ये तो होता है अंतस्तवा। यानी आपको ये याद रखना है, इसको इंग्लिश में याद रखना है। देखो सबसे बाहर कौन सी होंगी, सबसे अंदर कौन सी होंगी? एपिडर्मिस, जिसको हम लोग बाह्य त्वचा कहते हैं। फिर आपको देखने को मिलेंगे एंडोथीसियम, फिर मिडिल में मध्य लेयर। और याद रखना सबसे बाहर कौन सी होती है? टेपिटम, जो क्या करती है? परागकणों को पोषण देती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि लघु बीजाणुधानी जो होता है, यहाँ पे ये बीच में लघु बीजाणुधानी होता है और यहाँ पे एक ऊतक भी होता है जिसको हम लोग बीजाणुजन ऊतक कहा था। यह आपको याद रखना है। इसी को यहाँ पे हम लोगों ने देखने की कोशिश की है। तो ये आपको जो है कुछ इसकी जो एनाटॉमी है इस टाइप से दिखाई देंगी। ये इनर लेयर आपकी देखने को मिलेंगी, ये एंडोथीसियम, यानी ये आपकी हो जाएंगी बाहरी लेयर यानी एपिडर्मिस। एंडोथीसियम ये हो जाती है मिडिल लेयर, ये सबसे बाहरी वाली हो जाती है टेपेटम। और ये लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक यहाँ पे कोशिका होती है जिसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका, इसको हम लोग कहते हैं MMC, यानी हम लोग यहाँ पे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, MMC कहते हैं। यहीं से आगे हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पाई जा रही है? ये याद रखना, ये पाई जा रही है ये जो है बीजाणुजन ऊतक में। क्लियर है? ये याद रखना है। तो इसके अंदर ये सेल देखने को मिलेंगे आपको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब क्या होता है, जैसे ही परागकोश जो है ना परिपक्व हो जाता है तो ये लेयर जो है ना रैप्चर हो जाती है। जैसे ही रैप्चर हो जाती है तो परागकण यहाँ से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि ये जो लघु बीजाणु है, यहाँ पे जनन का मतलब होता है निर्माण। तो इसका निर्माण कैसे होता है तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने या कुछ सजेशन हो तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो,
क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और अगर इस चैनल पे आप नए हों तो जल्दी से चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना है आपको, और बेल आइकन को दबा देना है ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्लियर है? तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए। सो थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। सो बाय।